सोना और चांदी जिसमें पिछले 5 महीने पहले तक तो एकदम भयंकर तेजी चल रही थी, लगातार बहुत बड़े बड़े रिटर्न्स क्रिएट हो रहे थे। लेकिन ऐसा क्या बदल गया है कि जो पिछले 4-5 महीनों में कोई भी बायर नहीं मिल रहा है। सोना और चांदी की कीमतों में करीब टॉप से अगर आप बात करिए 50% से ज्यादा कीमतें घट चुकी हैं। उसके बावजूद भी जो खरीदार है, जो बायर है वर्ल्ड लेवल पर, वो गायब है। ऐसे में बहुत सारे प्रश्न हैं कि सोने चांदी में क्या करना चाहिए, क्या उसको लेने का वक्त है। हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि आखिर ऐसा हुआ क्या है कि बायर नहीं मिल रहे हैं। हिस्ट्री क्या बताती है कि क्या पहले भी ऐसा हो चुका है? क्या चाइना अब नहीं खरीद रहा है, जिसके नाते पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था सोने और चांदी को लेकर के? हर एक पहलू, हर एक बात हम यहां रखेंगे। अगर आप निवेशक हैं, अगर आप ईटीएफ लेते हैं, अगर आप शेयर लेते हैं, अगर आप कुछ भी करते हैं तो आपको ये वीडियो काम आएगा। जरूर देखिए पूरा वीडियो। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। जैसे मैंने कहा कि सोने और चांदी में 50% तक की गिरावट देखने को मिली है। हम अगर 1 मिनट के लिए सबसे पहले सोने और चांदी के भाव को देखेंगे तो पिछले 4-5 महीनों का ये चार्ट आपके सामने है गोल्ड का। यहां पर आप देख पाएंगे, चूंकि डेटा हमेशा बड़े नंबर हमें अमेरिकन मार्केट से मिलते हैं और उसी हिसाब से इंडिया की मार्केट भी ट्रेड होती है। तो यहां पे अगर आप देखें तो पिछले 5 महीनों में सोने में 4 से 5 महीने सोने ने निगेटिव रिटर्न दिए हैं और एक बार भी किसी एक महीने में वर्ष 2026 के जनवरी के बाद से बायर नहीं आया है। तो यहां पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि तकरीबन ऊपर से सोने के केस में तकरीबन 25% हो चुकी है। वहीं पर अगर हम चांदी की बात करेंगे तो इस साल के दौरान चांदी जो है अब तक जो है करीब करीब 50% से ज्यादा चांदी में फॉल हो चुका है। ऊपरी स्तरों से चांदी का फॉल अगर हम यहां पर देखेंगे तो करीब करीब ये 50% तक का है। अभी मैं इसको और आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। ऊपर से तकरीबन 54% से ज्यादा चांदी का जो भाव है वो इस साल में घट चुका है पिछले 5 महीनों के दौरान। तो अभी ऐसा क्या हो गया है कि चांदी और सोने में बड़ी गिरावट हो रही है? सबसे पहले दिमाग में आएगा कि क्या सेंट्रल बैंक्स नहीं खरीद रहे हैं। मैं आपके सामने डेटा रखता हूं कि सेंट्रल बैंक खरीद नहीं रहे हैं, इसका सच, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे लोग ये कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक शायद नहीं खरीद रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम चीन की बात करें, और मैं इसको थोड़ा आपको बड़ा करके पढ़ने में आसान रहेगा, नीचे वाला पॉइंटर देखिएगा जहां पर चाइना के बारे में लिखा गया है। तो चीन की जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का बैंक है, जिसने पिछले 17 महीनों के अंदर इसको खरीदा है। इवन अगर आप पिछले कुछ समय की बात करिए तो यहां पर इन्होंने सिर्फ इसको जो धीमा किया, यानी खरीदना रोका नहीं है, लेकिन जो क्वांटिटी है उसमें कम किया है। और इस साल की भी अगर आप बात करिए, पिछले 7-8 जो महीने गुजरे हैं, तकरीबन 200 टन के आसपास यहां पर अभी भी खरीदारी हुई है। तो नेट इनफ्लो आया है पिछले अगर कुछ समय की बात की जाए। एकदम कि पिछले कुछ महीनों में तुर्की ने थोड़ा सा बेचा है, थोड़ा सा जो है आपका कुछ और देशों ने थोड़ा थोड़ा करके, जैसे रूस ने, अजरबैजान ने थोड़ी थोड़ी सी इन्होंने सेलिंग करी है। लेकिन भारत ने भी खरीदारी करी है, चाइना ने भी खरीदारी करी है। तो ये बात सही नहीं है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं वहां पर खरीदारी बंद हो चुकी है। सेंट्रल बैंक्स अभी भी खरीदारी कर रहे हैं। अब आपको इसको समझना पड़ेगा कि जो सोना और चांदी में मेन गिरावट हुई, इसका पीछे मेन कारण क्या है। मेन कारण इसके पीछे आप इस तरह से समझें, मैं आपको लिख करके बताता हूं। तो देखिए, पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सोने चांदी में जो तेजी आई थी, आई क्यों थी। कई लोगों को लगता है कि सोने चांदी में जो तेजी आई थी ये कहीं ना कहीं हेज के रूप में आई थी। ऐसा नहीं है, वो हेज के रूप में नहीं आई थी। सोने और चांदी की जो तेजी है वो इस समय तरलता के नाते आ रही है। तरलता मतलब पूंजी के नाते आ रही है। जो पूंजी, सस्ती पूंजी मिल रही है, उसके नाते वो तेजी आई थी सोने और चांदी के दौरान। अब सोने और चांदी को अगर आप लंबे चार्ट के ऊपर देखोगे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा सोना और चांदी दोनों, इसमें एक बहुत बड़ा पैटर्न पाया जाता है कि ये बहुत स्पाइक क्रिएट करता है और उसके बाद पूरा का पूरा फॉल कर जाता है। तो जब भी तरलता बढ़ती है इसमें स्पाइक्स आते हैं और उसके बाद जैसे ही पूंजी या तरलता नीचे की तरफ जाती है इसमें फॉल आ जाता है। फिलहाल ऐसी क्या स्थिति हो गई जिसके नाते पूंजी में कमी आ गई? पूंजी में कमी इसलिए आई क्योंकि इस समय दुनिया में एक वॉर हो रहा था। अभी कुछ दिन पहले तक, इवन अभी भी आप पूरी तरह से नहीं कह सकते कि वॉर जो है वो खत्म हो चुका है। तो ये जो लड़ाई चल रही थी इसने पूंजी को काफी हद तक सकअप किया। पूंजी की जो पैसा है वो कहीं ना कहीं वॉर के नाते या तो लड़ाई में गई, और चीन जैसे देशों में, भारत जैसे देशों में जहां पर हम बड़ी खरीद देख रहे थे, इन सारे लोगों का जो है क्रूड खरीदने में पैसा गया
और पूंजी की जो कमी है वो कहीं ना कहीं सोने और चांदी से पूरी तरह से गायब हुई। सोने और चांदी में वो पैसा निकला और वो पैसा बाकी जरूरतों की तरफ बढ़ा, और इसलिए भी सोने चांदी में जो ये फौरी तौर पर आपने गिरावट देखी है ये अभी जारी रह गई। इसी नाते चूंकि पूंजी में कमी देखने को मिली है। क्या पूंजी की कमी अब चूंकि युद्ध खत्म हो गया है वो पूरा हो जाएगा? अच्छा, कई लोग के दिमाग में ये होना भी चाहिए कि भाई पूंजी की कमी उस दौरान जबकि माना यह जाता है कि जो सोना होता है ये हमेशा हेज के रूप में काम करा जाता है। ये एक कॉमन सोच है कि जो ये हेज के रूप में है, यानी अगर कभी कहीं लड़ाई होगी, कुछ बुरा होगा तो गोल्ड और सिल्वर की कीमतें तो बढ़नी चाहिए। लेकिन इस पीरियड में आपने गोल्ड और सिल्वर की कीमतें बढ़ते हुए नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा, पूंजी के नाते आप बढ़ रहे थे, आप हेज के नाते नहीं बढ़ रहे थे। अब पूंजी कहीं और शिफ्ट कर गई, वो पूंजी जो है क्रूड की तरफ शिफ्ट कर गई या बाकी चीजों की तरफ शिफ्ट कर गई, तो चांदी से वो पैसा निकल गया, सोना से वो पैसा निकल गया। तो अब जबकि वॉर काफी हद तक लग रही है खत्म हो जाएगी, तो क्या इनके वापस से वो गोल्डन एरा आने वाला है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसीलिए ज्यादातर लोगों के कमेंट बॉक्स में भी और व्हाट्सएप पर भी मैसेज आते हैं कि क्या अब ये दौर आ गया है जहां पर हमें गोल्ड और सिल्वर में बाई के बारे में सोचना चाहिए। अब अगर हम इसको विश्लेषण करना चाहते हैं कि क्या गोल्ड और सिल्वर में वो दौर आने वाला है कि जहां पर एक निवेशक के रूप में आपके मुंह में लड्डू फूटना चाहिए, तो वो समय समझने के लिए आपको इसका थोड़ा सा हिस्ट्री भी समझना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा नेचर पाया जाता है, सिक्लिकल नेचर पाया जाता है। अब यहां पर मैं आपको एक अपना पुराना वीडियो का रेफरेंस दूंगा जो कि मैंने 18 जनवरी 2026 यानी इसी साल जनवरी के महीने में किया था, 18 तारीख को। आप में से कई सारे लोग हो सकता है इस वीडियो को देखे रहे हों और कई सारे लोग इस वीडियो को नहीं देखे रहे होंगे। कई लोग कमेंट बॉक्स में जब ट्रोल करने आते हैं तो बोलते हैं कि जब ऊपर था तो काहे नहीं बताया। ये वीडियो है, प्रमाण है, लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना। यहां पे साफ साफ मैंने डिटेल समझाया है कि एक ऐसा संयोग था। क्या संयोग था? उस समय बॉन्ड प्राइसेज बढ़ रहे थे, गोल्ड प्राइसेज बढ़ रहे थे, सिल्वर प्राइसेज बढ़ रहे थे, और M2 करेंसी, जो रेगुलर मेरे को देखते होंगे उनको पता होगा, कभी कभी मैं बहुत डिटेल इकोनॉमिक भी समझाता हूं, तो M2 और M3 करेंसी को हमने उसमें वीडियो में भी समझाया था कि ये बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इसी लिक्विडिटी के नाते पूरे गोल्ड और सिल्वर में एक बेतहासा तेजी है। लेकिन मैंने उस पॉइंट पे समझाया था और उसी समय भी मैंने थोड़ा सा चार्ट आपको समझाया था कि इतना बड़ा तेजी के बाद अब ये टिकेगा नहीं। वहां से आपने आज की डेट में, जो 18 जनवरी को इस वीडियो के बाद से आज जब हम लोग कहीं खड़े हैं जून महीने में 27-28 तारीख में, तो आप ये देखिए कि गोल्ड और सिल्वर में क्या बेतहासा कमी देखने को मिली है। तो उस टाइम जब वो टॉप पे था तब भी मैं खड़ा होकर बताया था कि चीजें अब ठीक नहीं चल रही हैं। इवन उससे 6-8 महीना पहले, 8 महीने या साल भर पहले, यानी जनवरी 24 में जब गोल्ड सिल्वर में एक बड़ी ब्रेकआउट होने से रही थी, तब भी मैंने डेटा समझाया था कि एक बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है और वो ऊपर की तरफ अब बढ़ सकता है। तो खैर वो उतना पुराना वीडियो का रेफरेंस देने का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन लास्ट वाले का दिया है और अब आप इसको देखिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब जरा समझिए उस सिक्लिकल नेचर का फर्क क्या है और क्यों ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ा है। चलिए हम आते हैं, अब एक बार को सिल्वर ही देख लेते हैं। तो हिस्ट्री जनरली लोग चार्ट नहीं देखते, उनको नहीं समझ में आता कि चार्ट की वैल्यू क्या है। चार्ट आपको यह बताता है कि कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी स्टॉक, कोई भी शेयर, कोई भी गोल्ड सिल्वर, कोई इंडेक्स, कोई आदमी, क्योंकि देखिए जो भाव होते हैं, मैं एक सेकंड आपको समझाऊं, तो भाव जो होते हैं ना, ये भावनाएं होती हैं। भाव कुछ नहीं है, भाव आपके इमोशन है, ये भावनाएं हैं, और भावनाएं बहुत सारी चीजों से बदलेंगी। अब अगर भावनाएं बदल रही हैं ना, वो किसी भी कारण से बदल रही हैं, तो भाव में परिवर्तन दिखेगा। अगर आपकी भावनाएं निगेटिव हो रही हैं, आपको जरूरतें महसूस हो रही हैं, आप बेचेंगे। अगर आपकी भावनाएं लालच में जा रही हैं, आप बाई करेंगे। दुनिया में ज्यादा भावनाएं जिस तरफ जुड़ेंगी, चाहे वो बाई की तरफ या सेल की तरफ, भाव उसी तरफ से बदल जाएगा। और ये भावनाएं, ये सिक्लिकल नेचर बहुत सारी चीजों में, हर चीज में पाया जाता है। खैर किसी और दिन इस पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन अब आते हैं आपको यहाँ पर हम गोल्ड के, सिल्वर के चार्ट पर। सिल्वर का चार्ट आपके सामने लेके चलते हैं पुराने जमाने तक। यहाँ पर अपने पास तो सिल्वर का चार्ट 1800 कुछ से है, बट मैं उतना पीछे नहीं जाऊंगा। अगर आपको बारीक बारीक सा दिख भी रहा होगा, 1800 कुछ से अपने पास सिल्वर का चार्ट है ये। लेकिन हम देखते हैं 1968 से यहाँ पर, क्योंकि तब कई सारी स्पाइक्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये 1970-68 का समय है। एक यहाँ पर भी स्पाइक आपको दिख रहा होगा, एक बड़ा सा स्पाइक आपको ये 1970 में दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पर भी देखिए गोल्ड में करीब करीब जो है यहाँ पर $2 से लेकर के ये $6 का रेट आया, $2 से लेके $6 का, यानी तकरीबन गोल्ड, इस सिल्वर इस पीरियड में 3x का रिटर्न दिया। वहां से अगर फॉल आप देखेंगे तो तकरीबन 50 से 60% का
फॉल आपको यहाँ पे भी देखने को मिला था। तो ये पीरियड में आपको फॉल कितना मिला, तकरीबन 60% का ऊपर से, यानी जितना भागे थे हम 3x हो गए थे, तो वहां से हम 1.5x हो गए, यानी आधा हम वहां से पूरा का पूरा निकल गए नीचे की तरफ। तो स्पाइक आती है इसमें। 1974 में भी वही सेम चीज हुआ, स्पाइक आया और उसके बाद हम फॉल कर गए। इसके बाद एक लंबा कंसोलिडेशन, इसके बाद नया ब्रेकआउट हुआ। यहां से अगर आप देखेंगे इस वाले पॉइंट से हम फिर से देखते हैं, तो इस वाले पॉइंट से अगर आप देखें तो ये 1978 है, निक्सन का समय है। याद करिए पेट्रो डॉलर कॉम्बिनेशन आना शुरू हुआ था और उस दौर में एकाएक करके चीजें भागी थी। वापस से इसमें वही सेम नेचर पाया गया। अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको दिख रहा होगा 549% का रिटर्न, 550% बढ़ा, यानी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 3x या 3x हो गया। 550% बढ़ा, कितने दिनों के अंदर बढ़ा, आप ये महीने की कैंडल आपके सामने है। कुल जमा 5-6 महीनों के अंदर आपका जो सिल्वर का प्राइस है 1978 में 500% बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगर आप देखिए तो फिर क्या हुआ, फॉल हुआ। यहां से ये पूरा देखिए फॉल हुआ और तकरीबन यहां से चले थे और यहीं पे आके खड़े हो गए, मोटा मोटी वहीं खड़े हो गए। कह सकते हैं कि पूरा 80% तक हम जो है फॉल कर गए। तो बढ़े तो खूब, परसेंटेज में 500% बढ़े, लेकिन जब गिरे तो टोटल जो उछाल हमने किया था उसका पूरा गिर गए और निचले स्तरों पे आ गए। तो कह सकते हैं ऊपर से 500% हम नीचे भी आ गए, या टोटल टॉप से हम 80% से ज्यादा नीचे भी आ गए। तो पूरे की पूरी रैली को आप जोड़िए या टोटल रिटर्न को जोड़िए, चाहे जो, मतलब कहने का यह है कि अगर हम ऊपर गए उसी हिसाब से हम पूरा नीचे भी आ सकते हैं। फिर इसके बाद ये नेचर बता रहा है, यही सेम नेचर अब आपको, अब उसके बाद बहुत लंबे समय तक तो कुछ हुआ नहीं। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये पीरियड आपको दिखाई पड़ेगा जो कि 2008 से पहले का पीरियड है। अगर आप ये पीरियड देखो, 2008 से पहले का पीरियड अगर आप देखोगे तो ये पीरियड में भी गोल्ड सिल्वर भागा, और इवन अगर आप यहां से भी देखोगे तो ये पूरा एक रैली है और उसके बाद लगभग पूरा आपने फॉल कर दिया। मैं चार्ट को अगर फिर से दिखाऊं आपको, 2006 से भी अगर आप देखो तो यहां से एक तरफा ये तेजी हुई। इसमें कितना भागे हम, तकरीबन $8 का हमारा जो है ये था, और ऊपर बढ़ करके करीब करीब जो है हम $19 पहुंचे। तो कह सकते हैं कि 2 गुना हो गए, 8 दूनी 16, 16 से थोड़ा सा ज्यादा बन गए, तो 2.6 2.4 गुना आप हो गए लगभग। और वहां से लगभग आपने फिर पूरा का पूरा फॉल कर दिया और $8 के आसपास आ गए, यानी जितना भागे थे फिर पूरा टूट गए। अब इस बार आप कह सकते हो कि आर्थिक मंदी थी। इसके बाद फिर से 2010 में सेम कहानी हुई। आपका ये सिल्वर का चार्ट है और अभी हम गोल्ड पे भी जाएंगे। यहाँ पे सिल्वर देन अगेन ब्रेकआउट किया, तकरीबन आप देखिए 2000, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 महीने लगे। कुल जमा 7 महीनों में इसने 150% का रिटर्न दिया ऊपर की साइड में, और उसके बाद फिर पूरा का पूरा फॉल कर गया, और पूरा का पूरा मतलब जितना भागा था उतना ही वो आ गया। तो रिटर्न, एब्सोल्यूट रिटर्न 2010 से लेके 2014 फिर से 0 हो गया, लेकिन उस पीरियड में एक बड़ा उछाल आपने 150% का देखा था। तो फॉल जब भी उछाल होता है तो बहुत जल्दी होता है सिल्वर में, ये बात याद करिए। 5 से 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना में उछाल हो जाता है, यानी विद इन 1 ईयर उछाल हो जाता है। और फॉल जो है वो धीरे धीरे करके पूरा भी हो सकता है, 80% तक भी हो सकता है। सेम कहानी यहाँ 2012 में भी आपको दिख रही होगी। यहाँ भी उछाल आया आपका और उसके बाद उछाल के बाद फिर पूरा फॉल कर गए। खैर, अब यहां आते हैं करंट स्थिति में। करंट स्थिति क्या दिखाई पड़ रही है, तो भाई करंट स्थिति 2025 में स्टार्ट हुई, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर 2025 में एकाएक करके हम भागे 1 2 3 4 5 6 7 महीने, 8 महीने, सेम स्ट्रक्चर 7 से 8 महीना। अभी मैंने बोला 6 से 8 महीना। ये बार बार क्यों होता है, यही साइक्लिक नेचर है, यही चार्ट बताता है, भाव यही समझाते हैं कि अभी 1970 से लेके आप 2026 में आ गए, 60-70 साल होने को आ गए, चीजें नहीं बदल रही हैं। आप अगर इसी चार्ट को मैं और पीछे लेके जाता, मैं 1865 से आपको दिखा के समझा सकता हूं, लगभग यही नेचर 1865 से चल रहा है। तो पिछले 150 साल में नहीं बदला मामला। तो अब यहां पे क्या है, यहां पे भी वही 7 महीने 8 महीने की बड़ी रैली हुई। 8 महीने की बड़ी रैली के बाद आपने टॉप लगाया जनवरी के महीने में, और वहां से अब आप लगातार नीचे की तरफ हैं। अब ये जो टॉप, ये जो हमने उछाल किया था तकरीबन 200%, जहां पे ये करीब $33 से भागे थे, आज की डेट में तकरीबन हम $60 पर ट्रेड हो रहे हैं। तो ऊपर से हम जरूर कह सकते हैं कि 54% हम नीचे चले गए हैं, लेकिन अभी भी घर बचा हुआ है। हिस्ट्री तो हमें थोड़ा और बता रही है, लेकिन हाँ 80% के रेंज में आने के बाद चीजें थोड़ी बेहतर हो जाती हैं, और तकरीबन हम 60% पर आ चुके हैं। तो अब जो बड़ा फॉल होना था सिल्वर में वो ऑलरेडी डन है, बड़ा फॉल हो गया। लेकिन अभी स्ट्रक्चर पर कहीं हमें
फ्रेश बाइंग दिख नहीं रही है, अभी भी वो फ्रेश बाइंग नहीं दिख रही है, और हिस्टोरिकली अभी भी डेटा जो है थोड़े और मंदी के बने हुए हैं। जाहिर सी बात है, मैं यहां किसी भी बाई या सेल की बात नहीं कर रहा हूं, ना इसके आधार पे आप सेल करेंगे। हमने जो 1864 से हम देख रहे हैं, जो 1976 से देख रहे हैं, उसी चीज को हम फार्मुलेट कर रहे हैं, और वही दिख रहा है कि 7 महीने में बड़ी रैली आई, और उसके बाद पिछले समय से हम घट रहे हैं, और तकरीबन 54% घट गए हैं। लेकिन हिस्ट्री कहती है कि 60% से लेकर 90 या 100% तक का फॉल हो सकता है। तो उस दौर में जरूर हम सिल्वर पे पहुंच गए हैं, जहां 60% का फॉल यानी पहला सर्टेन पॉइंट आ गया है। लेकिन ज्यादातर केसेस में 80% और 100% भी दिखा है, तो वो अभी आना बाकी है। आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता है, वो आपके ऊपर होगा। रिवर्सल के कोई चांसेस अभी फिलहाल नहीं दिखे हैं, क्योंकि यहां पर कोई छोटी कैंडल्स है, डॉजी कैंडल्स या कोई बेस फॉर्मेशन अभी स्टार्टिंग नहीं हुई है, तो अभी तक बेस फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है। अब आते हैं हम लोग गोल्ड के ऊपर, क्योंकि गोल्ड में जो आपको समझ आएगा, क्योंकि गोल्ड में देखिए एक चीज और समझने वाली बात है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे चीन हो गया, भारत हो गया, इनकी जो खरीद है, यानी सेंट्रल बैंक्स की जो खरीद है, वो हमेशा गोल्ड में आएगी। गोल्ड में क्यों आती है? क्योंकि गोल्ड वो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि गोल्ड के खरीदने से वो इसको जो है अपने विदेशी मुद्रा भंडार में रख सकते हैं, यानी जो उनका फॉरेन रिजर्व है उसमें इसको सम्मिलित किया जा सकता है। सिल्वर जो होता है, चांदी, वो आपका जो है फॉरेन रिजर्व का पार्ट नहीं होता है। तो गोल्ड और सिल्वर का जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि गोल्ड में जब भी गोल्ड में जो गिरावट होगी वो अपेक्षाकृत कम होगी रेदर देन सिल्वर के, क्योंकि सिल्वर जो होगा, चांदी जो है आपका, ये आपका जो है कभी भी ये आपका जो है बड़े पैमाने पर, अगर आप चांदी की बात करें तो ये फॉरेन रिजर्व का पार्ट नहीं है। वहीं पर गोल्ड जो है आपका, वो फॉरेन रिजर्व का पार्ट है। फॉरेन रिजर्व का पार्ट होने के नाते गोल्ड में इंस्टीट्यूशनल बाइंग ज्यादा देखने को मिलती है, जबकि चांदी में वो इंस्टीट्यूशनल बाइंग नहीं मिलती या कम मिलती है। चांदी की जो बाइंग थी सिर्फ क्या लिक्विडिटी के लेकर के थी? नहीं, सोलर पैनल में यूज हो रहा है, ठीक है, ईवी में यूज हो रहा है, हर एक जगह पे आपकी आज की डेट में चांदी का यूज है। तो इसके नाते वो एज ए कमोडिटी, जो उसका वर्क आगे बहुत ज्यादा है, उसके नाते उसके प्राइसेज में इजाफा आया था। तो क्या वो चीजें खत्म हो गई हैं? नहीं, ईवी की डिमांड आगे भी बनी रह सकती है, संभावनाएं बनती हैं। सोलर की जो डिमांड है वो आगे भी बनी रहेगी। लेकिन चूंकि फिलहाल अभी करंट स्थिति यह है कि तरलता में कमी हुई, यानी पूंजी की कमी हुई, तो जो पूंजी की कमी हुई, तरलता में जो कमी हुई, इसके नाते सोने चांदी में आपने बड़ी गिरावट देखी। और चांदी में चूंकि अभी अगर आप बात करो तो 54% का गिरावट हुआ, वहीं पर सोने में आपने 24% गिरावट देखा। 54% इसलिए क्योंकि यहां पर इंस्टीट्यूशनल बाइंग नहीं होती है, तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग नहीं हुई, केवल और केवल डिमांड की बाइंग होती है। और उसके नाते ये जैसे डिमांड में कमी आई, क्योंकि डिमांड जो है बिजनेस को लेके था, वो बिजनेस की कमी आई तो वो एकाएक करके फॉल कर गई डिमांड, और स्टॉक प्राइस आपका डाउन कर गया। चूंकि इंस्टीट्यूशनल बाइंग नहीं है तो इसमें बाइंग आने में भी समय लगेगा, लेकिन डिमांड वाली बाइंग आने वाले वक्त में जैसे जैसे करके दुनिया सुधरेगी, जैसे जैसे करके महंगाई का पर कंट्रोल आने लगेगा, जैसे करके स्टेट ऑफ होर्मुज में जो बहुत बवाल चल रहा है, अब जैसे वॉर खत्म हो गई है लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से अभी वहां पर सेटलमेंट नहीं है, अभी भी डील साइन नहीं हुई है, तो जैसे करके ये सब चीजें होने लगेंगी तो आने वाले वक्त में 1 से 2 महीने बाद शायद स्थिति और सिल्वर के लिए बेहतर हो सकती है। बड़ा जो फॉल था वो एक बार को हो चुका है तरलता की कमी के नाते, लेकिन गोल्ड में उतना बड़ा फॉल आपने नहीं देखा। अब अगर आप गोल्ड का चार्ट देखोगे तो गोल्ड के चार्ट में अगर आप पिछले 5 महीने की बात करिए तो यहां पर भी एक तरफा गिरावट जारी है, जैसे वहां पर हुआ। यहां पे तकरीबन ऊपर से आप 24-25% घट गए। 24% घटने के बाद अभी भी यहां पर फॉल की जगह क्या बची हुई है, लेकिन याद रखिएगा इंस्टीट्यूशनल बाइंग यहां पर बनी रहेगी, जिसके नाते इसमें पहले सोने और चांदी में अगर आप तुलना करें तो सोने में पहले डिमांड आ सकती है रेदर देन चांदी के। चांदी का डिमांड बाद में आएगा, सोने का डिमांड पहले आएगा, लेकिन अभी भी यहां पे भी कोई रिवर्सल के चांसेस नहीं है। क्या ये भी 100% तक करेक्शन करती है? इसको समझने के लिए हमें इसके लिए भी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अब हिस्ट्री में जब आए हैं तो थोड़ा पीछे तक आए, 1976 1972 तक आ गए। इसके पीछे भी अगर आप जाओगे तो यहां पर भी आपको तकरीबन 1800 से आंकड़े मिलेंगे। खैर मैं उतने पीछे नहीं जा रहा हूं, 1800 तक। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा 1976 से भी अगर आप देखोगे तो गोल्ड में अगर आप देखो तो ये गोल्ड में एक बड़ी रैली आई 1972-73 में, सेम टाइम जब चांदी में आई। तो गोल्ड और सिल्वर में जो बड़ी रैली आती है वो एक साथ आती है, दोनों प्रीसियस मेटल हैं, दोनों में लगभग एक ही साथ में एक बड़ी जंप आती है। इस बार सोलर ईवी था, लेकिन 1974 में तो सोलर और ईवी नहीं था, तो वो फिर भी बढ़ा।
क्योंकि मेटल मेटल एक दूसरे का पूरक है और उसके नाते वो एक बड़ी तेजी आती है, दोनों एक दूसरे के पेयर के रूप में भी बढ़ते हैं। खैर, तो यहां पे करीब करीब 300% की आपने एक रैली देखी। 300% की रैली जो है यहां पर कुछ साल भर में हो गई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये जो फॉल स्टार्ट हुआ, इसमें आपने इस पूरी रैली का तकरीबन 60% तक का फॉल आपने यहां पे देखा। लगभग यही सेम चीज आपने कब देखा था, सिल्वर में भी देखा था। इसके बाद अगेन क्या हुआ, अगेन फिर वही 78 में जब सिल्वर भागा था तो गोल्ड भी भागा। अब ये 78 का समय है, 78 में भी लगभग उतने ही समय के दौरान, यानी बहुत ही कम समय के दौरान, तकरीबन साल भर में, यहाँ पे अगर आप देखो तो तकरीबन साल भर के समय में आपका यहाँ पे करीब करीब 400% का रैली हुआ। 350% की रैली हुई। 350 में से आप ये बड़ा वाला पार्ट, तो लास्ट वाला पार्ट बिल्कुल इंगल्फ के रूप में दिखता है, बट आप मोटा मोटी कह सकते हो कि 300% तो यहां पर भी आपका जो है गोल्ड भागा था। गोल्ड के भागने के बाद क्या हुआ, गोल्ड के भागने के बाद फिर वही सेम सिस्टम चालू हुआ और अगर आप देखोगे तो यहां पर एक अच्छा करेक्शन हुआ और इस रैली जो कि कहीं $200 से स्टार्ट हुई थी, ये रैली कहीं $280 के आसपास में आकर जो मंदी है वो नीचे आई। तो $200 से स्टार्ट हुआ, करीब हम $800 तक चले गए और फिर वहां से आके $280 तक हम करेक्ट हो गए। यानी करेक्शन जो है, अभी आप कह सकते हो ना कि करेक्शन ऊपर से तकरीबन 80% का यहां पे भी देखने को मिला। देन अगेन क्या हुआ, इस बीच बीच में देखिए बहुत बार ऐसा दिखेगा आपको, एक अच्छा स्पाइक दिखेगा। हर एक पॉइंट तो मैं नहीं 15 मिनट की वीडियो में कवर कर पाऊंगा, जाहिर सी बात है। ये सब चीजें मैं अपने चार्ट की क्लासेज में कवर करूंगा। अगर आप वहां पे हैं मेरे साथ या जुड़ते हैं तो आपको बेनिफिट रहेंगे, क्योंकि उस पर फिर हम डिटेल चर्चा कर पाएंगे। खैर, 2005 में भी सेम कहानी, एक बड़ी स्पाइक आई, तकरीबन 70-80% तक की एक रैली आपने देखी। यहाँ पर एक बड़ी रैली आपको हुई और उसके बाद जो ये फॉल हुआ, फिर ये भी करीब 30% जो उस रैली का फॉल हुआ। लेकिन 2005 में है, लिक्विडिटी चल रही थी। 2008 में जो है वो फाइनली पूरा कोलैप्स हुआ यहाँ पे और ये पे अच्छा गिरावट हुआ। तो अगर 2005 से हम जोड़ के चल रहे हैं तो 2005 में करीब $400 के आसपास, $400 के आसपास था। $1000 का आपका गोल्ड हो गया, तकरीबन 5x हुआ और वहां से जो फॉल हुआ उसमें आप करीब 600 पर आए, तो भी आप एक अच्छा अमाउंट बचे रहे। क्यों बचे रहे, क्यों? क्योंकि अब याद रखिएगा हम गोल्ड देख रहे हैं, तो गोल्ड में हमेशा जो करेक्शन है वो कम होगा, अपेक्षाकृत चांदी से कम होगा और टोटल रिटर्न में हमने करीब 40% तक का ही फॉल देखा। तो सिल्वर की अपेक्षा गोल्ड में जो करेक्शन है वो कम होता है, ये बात याद रखिएगा। अब यहां पर अगर आप देखिए 2010 में अगेन हमने एक बड़ी रैली करी, करीब करीब यहाँ पे भी 100% का रिटर्न आपने एक तरफ जनरेट किया। लेकिन उसके बाद वापस से 2014 आते आते तक यहाँ पर करीब 90% हमारा जो है फॉल हो गया। टोटल का फॉल हम देख पाएंगे लगभग 90 या 100% भी आप बोल सकते हो। तो 2010 में जहां से चले थे 2014-15 आते तक, 15 आते आते तक हमारा 2015 आया है। 2015 में वहीं पहुंच गए जहां से हम चले थे, करीब $1050 से स्टार्ट हुआ था, $1050 पे पहुंच गए। तो फॉल जो ये हम पूरा बढ़े थे, तकरीबन ये जो 100% हमने यहाँ तेजी दिखाई थी वो लगभग पूरा का पूरा 100% हमारा फॉल भी हो गया। तो ये दोनों मेटल जो हैं ये 60-70% कभी भी फॉल कर जाते हैं, 80% भी कर जाते हैं, 100% भी कर जाते हैं। जो रैली आती है उसका 100% भी करते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो अब कहां पे है हमारा सिल्वर, इस टाइम गोल्ड। तो अगर आप गोल्ड की देखेंगे तो गोल्ड ने पिछले कुछ समय के दौरान 2025 से अगर आप देखिए तो तकरीबन ये 170% की रैली हुई थी। 170% की रैली हुई थी जिसमें आप 2200 का नंबर पकड़ो, $2200 से हम भाग करके गए थे, तकरीबन $5600 तक हम भाग गए थे। अभी वहां से करेक्शन हो रहा है, करीब 25% हम ऊपर से घट गए हैं। अभी हम लोग करीब $4100 के आसपास में ट्रेड हो रहे हैं। अब फिलहाल यहां पर अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री देख रहे हैं तो हमें क्या समझ में आता है, प्रीवियस हिस्ट्री ये बताती है कि 60% तक तो हम करेक्शन कर सकते हैं। तो वो लेवल अभी नहीं आया है। तो क्या अभी हमें डरना चाहिए? नहीं। लेकिन क्या हमें खरीदना चाहिए? नहीं। डरना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हो सकता है जिस तरह से चीन खरीद रहा है, वापस से जैसे ही लिक्विडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी, लड़ाई खत्म हो गई है और लिक्विडिटी की प्रॉब्लम अगर खत्म होती है तो चाइना जैसे देश वापस से चीन जैसे देशों की तरफ से जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग है वो आ सकती है और वापस से ये जो है नीचे से रिवर्स हो सकता है। ये संभावनाएं हैं। होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, वो तो चाइना को पता है वो खरीदेगा कि नहीं। लेकिन तरलता का जो बड़ा प्रॉब्लम था जिसके नाते ये बड़ा फॉल हुआ, वो कहीं ना कहीं अब एक बार को खत्म हो सकता है, क्योंकि वॉर जो है आपका खत्म होने जा रहा है, वॉर खत्म हो रहा है, तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम खत्म हो सकता है। अब चीन की बाइंग आगे और कंटिन्यू करेगी वो कहना कठिन है, आएगा तो मालूम चलेगा। लेकिन हिस्ट्री हमें यह कहती है कि गोल्ड भी बहुत बार आपका, गोल्ड में भी आप 70%, 60% या 100% तक का फॉल भी देख लेते हैं। ब्रेकआउट से ऊपर की तरफ का जो मूवमेंट होता है वो जो है
और मैं बड़े ब्रेकआउट से ही मैंने कैलकुलेट किया है, तो वो लेवल अभी बचा है। ऐसे में क्या करना चाहिए एज ए निवेशक? तो एज ए निवेशक आपको सबसे पहले तो चार्ट देखना चाहिए, वेट करना चाहिए कि क्या यहाँ पर कुछ कंसोलिडेटिव मूव बन रहा है, क्या कंसोलिडेशन, यानी कहने का मतलब है क्या बेस फॉर्मेशन हो रहा है। अब मैं बेस फॉर्मेशन तो यहाँ पे तुरंत नहीं समझा सकता, ऑलरेडी 20-25 मिनट की वीडियो होने वाली है, लेकिन बेस फॉर्मेशन आपको चार्ट पे समझ में आएगा कि बेस बन रहा है कि नहीं, और जब बेस बन रहा है उसके बाद फिर वो ऊपर जाना शुरू करेगा और तब वो आपके लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है। फिलहाल मेरा कोई व्यू नहीं है, मैं ना बाई बोल रहा हूं ना मैं सेल बोल रहा हूं, मैंने आपको हिस्ट्री और डेटा के हिसाब से एनालाइज करके बता दिया। मुझे नहीं पता चीन क्या करेगा, मुझे ये भी नहीं पता तरलता खत्म हो जाएगी या तरलता बढ़ जाएगी या वापस से पूंजी आने लगेगी और उसके बाद मूवमेंट दिखेगा, लेकिन हिस्ट्री जो बताती है वो यही कहती है कि 60 से 70% का करेक्शन हो सकता है। बेस जब तक फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक हमें इसमें डरना चाहिए। बेस फॉर्मेशन कई तरीके से होते हैं, जैसे इस वाले पॉइंट को देखिए, ये है इसका बेस फॉर्मेशन। तो बेस फॉर्मेशन अलग अलग पॉइंटर से होंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर भी अगर आप 2000 ये पीरियड देखो, यहाँ पर भी एक बेस फॉर्मेशन हुआ, तो बेस फॉर्मेशन यहाँ पर फिलहाल अभी देखने को नहीं मिल रहा है, वो जब होगा तो अपने को मालूम चलेगा, लेकिन चार्ट के थ्रू ही आप ये समझ सकते हैं। तो पूरा का पूरा जो हमने किया, इससे क्या मालूम चलता है? इससे दो बातें मालूम चलती हैं कि अगर आप चार्ट देख रहे हो तो चार्ट के आधार पर ना सिर्फ आप भाव को सही समय पर समझ पाओगे, आपका बाई का पोजीशन भी सही बनता है, आप एग्जिट भी सही टाइम पे करते हो। चार्ट और डेटा को अगर आप सही से एनालाइज करते हो, और वापस से कब एंट्री करनी है वो भी चार्ट ही आपको समझा पाता है। बिना स्टडी करे अगर आप एंट्री एग्जिट करते हैं तो गड़बड़ है, या दोबारा एंट्री, जैसे गोल्ड की केस में हम तब समझ पाएंगे कि जब वो बेस फॉर्मेट हो जाएगा, बेस बन गया है, देन अगर हमको समझ में आएगा डेटा में चार्ट पे, तब वो एंट्री का पॉइंट बनेगा। फिलहाल ना तो एंट्री है ना तो एग्जिट है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जब एग्जिट था तब भी मैं आपके सामने आकर समझा पाया था, डेटा और चार्ट के हिसाब से आज भी समझा पा रहा हूं। तो कुछ भी अभी भी कोई भी आपको पैनिक की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा उत्साह की जरूरत नहीं है। समझिए, सीखिए बाजारों को, चार्ट को सीखिए, समझिए, ये हर जगह काम करता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप मेरे साथ चार्टिंग करना चाहते हैं, जरूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारी जो बैच है वो स्टार्ट हो रही है बिल्कुल जल्द में, यानी 2 जुलाई से मेरी बैच स्टार्ट होगी। अगर आप जुड़ना चाहें तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। हमने अपनी फीस में थोड़ा सा ऑफर भी रखा हुआ है, अगर आप 30 जून तक हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो वो ऑफर भी आपको मिल जाएगा, एक अच्छा डिस्काउंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो सारी जानकारी आप ले सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए, जानकारी मिल जाएगी और जुड़िए अपने साथ, तो ताकि आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिले। क्योंकि मार्केट में विदाउट स्ट्रेटजीज, विदाउट प्रॉपर नॉलेज आप नहीं काम कर सकते। इस वीडियो में मैंने गोल्ड सिल्वर की डिटेल में चर्चा करी है, भाव की बातें करी हैं, लेकिन मेरा कोई भी रिकमेंडेशन बाई या सेल का नहीं है। मैंने सिर्फ प्रीवियस हिस्ट्री की जो डेटा हैं उनको आपके सामने एक्सप्लेन किया है, उसके हिसाब से पैटर्न्स निकाले हैं और वही आपको समझाया है। बाकी कोई भी विचार बाई या सेल का बनाना वो आप अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए या खुद का अध्ययन कीजिए। खुद के अध्ययन के लिए ही बोल रहा हूं कि चार्ट सीखो, समझो, ताकि आप सही टाइम पर एग्जिट, सही टाइम पर एंट्री कर सको। क्योंकि बाजार में पैसा कमाना बच्चों का खेल नहीं है, आपको बाजार में पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, आप पैसा कमा पाएंगे। और मेरे वीडियोस हमेशा थोड़े एजुकेटिव होते हैं, साथ ही मत समझिएगा कि जो है यहाँ पर चीजें आपको बेहतर नहीं मिलेंगी। चीजें बहुत बेहतर मैं देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक प्रकार का, जैसे आज का ही वीडियो है, ये पूरा एक क्लासरूम का कंटेंट है। क्लासेज लेना लोगों को पसंद नहीं है, बचपन से दिमाग बोलता है पढ़ने नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना, पढ़ाई कम करनी है। तो जब पढ़ाई बचपन से कम करने की इच्छा रहती है तो जाहिर सी बात है, यूट्यूब जहाँ इंटरटेनमेंट बिकता है वहाँ क्लास कोई समझाना तो बहुत ही कठिन है। तो अब बहुत लोग इसको नहीं पसंद करते हैं, लेकिन मैं इस टाइप की वीडियो बनाता हूँ। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आप जरूर अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या लगता है, कि आपका क्या व्यू है, किधर जा सकता है गोल्ड सिल्वर, आप क्या कर रहे हैं। और अगर आप चार्टिंग सीखना चाहते हैं तो जरूर मेरे साथ जुड़िएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।